बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने अज़ीज़ व अक़ारिब, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ और अपने अहल ख़ानदान के साथ ना सिर्फ ये कि बख़ैर व आफ़ियत होंगे बल्कि खुश खुरम भी होंगे और अपने अपने मकासद में कामयाबी के लिए कोशां भी होंगे। मैं भी कोशिश करती हूँ। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी बीच में वीडियो रुक गया था। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, इनको तादेर सलामत रखे और आप हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते और खुश खुरम रहें। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और अगर मुनासिब समझें तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी आरा का इजहार कमेंट्स की सूरत में ज़रूर करें। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स का जवाब आपको दे सकें। शुक्रिया। आज की मौजू में हमारे पास, आज की वीडियो में हमारे पास मौज़ूआत तो हैं, लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूंगा। आज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है और हम सब लोगों की नज़रें भी वहीं पर लगी हैं और हमारी दुआएं भी हैं अपने मुल्क और कौम के लिए। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और इंडिया का एक बहुत ही बड़ा हाई वोल्टेज मैच और टाकरा शुरू हो चुका है। वो मैच शुरू हो चुका है ऑलरेडी श्रीलंका में, और इस वक्त तक जो है पहले तो पाकिस्तान ने उनको काफ़ी अच्छे तरीके से दबोच लिया था इंडिया को, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर इंडिया के हक़ में है, क्योंकि 37 ओवर हो चुके हैं जब मैं ये व्लॉग जो है ना वो आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 37 ओवर में इंडिया ने 204 रन बनाए हैं और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अगरचे उनके काम के खिलाड़ी तो सारे आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 204 रन का मतलब ये है कि 12 ओवर और बाकी हैं, और 12 ओवर में अगर 100 रन भी बनते हैं तो 300 को क्रॉस कर जाएगा, अनलेस हमारे बॉलर जो है फिर दोबारा जो है ना वो उसको काबू में कर लें। आज नवाज़ की बॉलिंग कुछ ख़ास नहीं थी इस वक्त तक, जब तक मैंने ये देखा है तो वो तकरीबन 70 रन दे चुके थे और अभी तक उनके 10 ओवर पूरे नहीं हुए थे और उन्होंने कोई विकेट भी हासिल नहीं की। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे कप्तान साहब क्या कर रहे हैं कि जब वो देखते हैं कि एक बॉलर पिट रहा है और उसको उस विकेट से कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, आप बीच में जो है ना उसको थोड़ा देर हटा के किसी और बॉलर को लगा दें ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सके। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता। बहरहाल जो फील्ड में होते हैं, जो मैदान में होते हैं, उनको उस वक्त के हालात के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं और वो हमसे ज़्यादा बेहतर इस चीज़ के बारे में समझते हैं। इस चीज़ के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा मैंने सिर्फ अपनी राय का इजहार किया, हो सकता है मेरी राय गलत हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको इल्म है कि कल परवेज़ इलाही साहब को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया था कोर्ट के अहकामात के बावजूद कि इनको गिरफ़्तार नहीं करना। हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर अहकामात दिए थे, लेकिन उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। अब आज लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही साहब के वकील ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गालिबन उन्होंने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। अब ऊँट किस करवट बैठता है और ये तौहीन अदालत होती है या नहीं होती, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन का मामला आ जाता है तो उसमें यह है कि उन्होंने बहुत ही अक्लमंदी से काम लेते हुए इस्लामाबाद पुलिस के जरिए गिरफ़्तार कराया चौधरी परवेज़ इलाही को, और वो उसमें पंजाब हुकूमत का या पंजाब पुलिस का कोई अमल दखल नहीं था। आप देखें कि आगे क्या होता है। और दूसरी अहम खबर ये है कि परवेज़ इलाही साहब को आज जो है मेडिकल कराया गया उनका, और मेडिकल कराने के बाद उनको भी अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया। ये बहुत अहम खबर है। अटक जेल में प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई और चेयरमैन ऑफ पीटीआई दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अब ये अलग बात है कि उनको पता नहीं वहाँ पर एक ही जगह पर रखा जाता है, उनको मुलाकात आपस में करने दी जाती है या नहीं करने दी जाती, लेकिन वो दोनों इस वक्त बहरहाल एक ही जेल में पहुँच चुके हैं। उसके साथ साथ आज की जो बहुत ही अहम खबर है उस पर मैं बात करूँगा। वो अहम खबर इन सब खबरों से ज़्यादा अहम है
اور اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران صاحب کو غالباً کافی 2 مہینے یا 2.5 مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو کیا تھا، ریکارڈ کیا تھا اور اپلوڈ کیا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا یا نہیں گزرا۔ اس میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھار ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان بہت معصوم ہیں اور ان کو ان محلاتی سازشوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، اور اس میں وہ لوگوں کی وجہ سے اپنے ارد گرد جو ان کے ہواری تھے اور ارد گرد ان کے جو دوست اور احباب تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے پارٹی کے لیڈر تھے، ان کی محلاتی سازشوں کی وجہ سے عمران صاحب جو ہے اس حال کو پہنچ گئے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے یہ ایک عذاب نازل ہوا ہے۔ اس میں شاید ان کی غلطی کچھ کم ہی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی غلطی نہ بھی ہو۔ اور آج پھر میں اپنے الفاظ دہرانے پر مجبور ہوں کہ عمران صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ معصوم ہی ہیں، اور ان کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس میں ان کی غلطی نہیں ہے، بلکہ ان کو فریم کیا گیا ہے، ان کو پھنسایا گیا ہے۔ ابھی جو میں ایک بات بیان کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو صاف ظاہر لگتا ہے کہ کوئی بچہ بھی جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے اس طرح کا کام نہیں کرے گا جو پی ٹی اے نے عمران صاحب سے کروا دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم نے اپنا کیس تیار کیا ہے، اور وہ کیس جو ہے حکومت پاکستان یعنی کہ اسٹیٹ آف پاکستان، وہ کسی شخص کے بارے میں نہیں بلکہ حکومت پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے ہالینڈ میں ہیگ میں، اس میں وہ اپنا کیس لے کے جا رہے ہیں، یعنی عمران خان ورسز اسٹیٹ آف پاکستان۔ اب حکومت پاکستان کے ریاست پاکستان کے خلاف کیس کرنا، اور وہ بھی انٹرنیشنل لیول پر جا کے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے جلتی پر تیل کا کام کرے گا، اور غالباً وہ لوگ بھی جو عمران کے بارے میں کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس حرکت کے بعد ان کے دلوں سے عمران کی ہمدردی کا اگر کچھ ذرا برابر وہ رتی برابر ذرا موجود ہے تو وہ بھی اس میں جل کر راکھ ہو جائے گا، اور وہ ہمدردی بالکل ختم ہو جائے گی، اور عمران خان کو ہر طرف سے سوائے دشمنوں کے علاوہ کہیں سے بھی کوئی مدد ملنے کی امید نہیں رہے گی۔ کیوں نہیں رہے گی؟ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنا کیس لے کے جائیں گے ریاست پاکستان کے خلاف، بلکہ انہوں نے اس کیس کو لڑنے کے لیے، اس کیس میں عمران خان کی پیروی کرنے کے لیے جس وکیل کو جو مقرر کیا ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال نشان پی ٹی آئی پر عمران صاحب پر اٹھتا ہے، اور اسی وکیل کی وجہ سے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران صاحب سے پتہ نہیں کون ایسا ان کا ہمدرد ہے جو ان سے اتنے غلط فیصلے کرا دیتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے ان کے گلے کی ہڈی بن جاتے ہیں، نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، اور ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں۔ وہ وکیل ہے جناب، ایک یہودی وکیل ہے، اور وہ سلمان رشدی کا وکیل رہ چکا ہے۔ وہ سلمان رشدی کا وکیل، وہ اسٹینک ورسز جو شیطانی آیات نامی ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی، جس کے اوپر پوری دنیا کی مسلم ورلڈ میں خاص طور پر ایک قرآن مچ گیا تھا، اور اس کے سر کی قیمت میں مقرر ہو گئی تھی، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا۔ یعنی کہ اب تک اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، غالباً یہ 2011 یا 12 کی بات ہے، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جو ہمارے جو کیا کہتے ہیں مذہبی لیڈر ہیں اور جو مذہب سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں بولے۔ احمد رشدی کا وکیل، جس نے احمد رشدی کی وکالت کی اس کیس کے سلسلے میں، اسی وکیل کو آج عمران صاحب نے اپنے لیے وکیل مقرر کیا ہے، اپنی گلو خلاصی کرانے کے لیے وکیل مقرر کیا ہے، اور وہ وکیل بھی کہاں کے لیے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں عمران خان کی پیروی کریں گے کہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ان کے بنیادی حقوق معطل کیے جا رہے ہیں، اور یہ اسی طرح کا کیس ہے جس طرح کا کیس کلبھوشن جادیو جو ہے، جو ہندوستان کا جاسوس ہے، اس کے بارے میں ہندوستان جو ہے نا وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا گیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمارا تو وہ شہری ہے عام، اور اس کے اوپر بہت ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور اس کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران صاحب کس بیس پر جا رہے ہیں، عمران صاحب کو کون سا فیئر ٹرائل کا حق نہیں مل رہا؟ پوری کی پوری عدالتیں ان کی حمایت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ تو بالکل اپنے ان کے دادا ابو یا نانا ابو بن کے ان کو ہر وقت گود میں لے کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ میں اگر یہ کچھ سخت الفاظ بول رہا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات اس لیے پھر غصہ دلا رہی ہے کہ عمران صاحب کو کس کالے کتے نے کاٹ لیا ہے
किस सांप ने, किस बिच्छू ने उनको काटा है कि उसकी दर्द की शिद्दत की वजह से उनको होश में नहीं आ रहे कि वो क्या बात करनी है और क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। उनको किस गधे ने ये मशवरा दिया है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो केस करें और अपनी गुलखरासी कराने की कोशिश करें। क्या उनको ये पता नहीं है कि इस तरह की हरकत करने से और फिर उसके बाद जो वकील उन्होंने रखा है, ऐसा वकील जो है ना अपनी पैरवी करने के लिए मुकर्रर करने से क्या मुराद है कि उनका पूरे का पूरा बयान जो है वो तहस नहस हो जाएगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसके चीथड़े उके रह जाएंगे वो बयान जो उन्होंने कई सालों की मेहनत के बाद तैयार किया था और जिसकी वजह से लाखों की तादाद में लोग जो है ना उनके पीछे चल पड़े। और ख़ास तौर पर उस बयानी को तक़वियत उस वक्त मिली जब उनके खिलाफ ये तहरीक अदमतबाद पास हुई। वो हुकूमत से उन्होंने हाथ धोया, वो असम्बली से बाहर आ गए और उसके बाद उन्होंने उस बयानी की तरवीज और उसको जो है ना आगे बढ़ाना शुरू किया। और वो बयानिया था वही एक लफ्ज़ कि हम क्या ग़ुलाम हैं। आप ग़ुलाम नहीं हैं इमरान साहब, हम नहीं कहते कि आप किसी के ग़ुलाम हैं, लेकिन आपके चहीते, आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपके बाद आपकी हर किस्म की जो है ना वो आपकी जगह जिन्होंने संभाली हुई है, और ज़ाहिर है कि आपने एक क्लियर इंडिकेशन दी थी जेल में अपने वकला को कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा कि जिसमें मेरी रज़ा शामिल हो, चाहे वो आपकी रिहाई के हवाले से कोई हो, चाहे वो आपके सियासी मुस्तकबिल के हवाले से कोई बात हो, किसी किस्म की बात जिसमें आपकी ज़ात इन्वॉल्व है उसका आखिरी फैसला आप खुद करेंगे। और इस बात को कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं गुजरा और ये बात मीडिया में हर तरफ जो है ना वो फैल गई थी और पूरी दुनिया को पता है कि आपने क्या कहा था। और जिसमें ये कहा था कि जो क्या नाम है आपके वाइस चेयरमैन जो आपकी जगह पर जगह संभालना चाह रहे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके अरमानों पर पानी फिर गया, उनके अरमानों पर ओस पड़ गई कि इमरान साहब तो हर फैसले को फाइनल खुद करेंगे और जब तक वो गो हेड नहीं देंगे किसी किस्म की कोई बात भी कोई आदमी नहीं कर सकेगा, चाहे वो कितने बाख्तियार क्यों ना हो पार्टी में। तो फिर इस फैसले में आप क्यों ये सोच नहीं रहे कि इस फैसले के कितने गलत नतीजे होंगे और इसके कितने मुज़बिर नतीजे होंगे और इसके कितने ख़तरनाक नतीजे होंगे जिनका असर आपकी ज़ात पर पड़ेगा, आपकी सियासत पर पड़ेगा, आपकी पार्टी पर पड़ेगा और वो असर जो होगा वो मनफी होगा, वो असर मनफी होंगे, वो असर ख़तरनाक होंगे, वो असर आपके लिए, आपकी ज़ात के लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपकी सियासत के लिए, आपने जितनी मेहनत आज तक की है, आपने जो बयानिया बनाया हुआ है उस बयाने के लिए ये अल्फाज जो है ना एक जहर कातिल होंगे और हर चीज़ को ख़त्म करके रख देगा। ये फैसला जो है, ये जो आपने फैसला किया उस वकील को और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का, क्या आपको अपनी अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा? क्या आपको एक मिनट के अंदर जो है ना 8-8, 9-9 बेल्स नहीं दी गई? क्या आपको हर केस में, हर एप्लीकेशन में जो भी आपने दरख्वास्त दायर की है किसी भी कोर्ट में, उसमें आपको तरजीह बुनियादों पर सलूक नहीं किया गया? तो फिर आप किस बुनियाद पर, किस बेस पर अपना ये केस जो है ना वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा रही हैं कि आपके साथ जुल्म सितम हो रहा है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, सिर्फ एक बात के अलावा कि आपने एक दफ़ा फिर जो है ना एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा अपने पाँव पर गिरा दिया है जिससे आपके पाँव की तमाम उंगलियाँ कट गई हैं। आज तक के लिए इतने काफ़ी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।